बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस कोर्स में मैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके तमाम वीडियोस को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में एक नए चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 में हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। आज के लेक्चर में मैं सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो है इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिफ़ाइन करने के यहाँ पर मैं 3 मुख्तलिफ वेज़ बताऊँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं वो आप अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या चीज़ है। मैंने लिखा है जी कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस एक्चुअली एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, एंड रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस एक फंक्शन है, यानी फंक्शन की स्पेशल टाइप का नाम है। ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर रखी हुई है और उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट हो सकती है। तो मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली जब भी आप देखें कि ऐसा फंक्शन f जो कि n से r की तरफ है तो दिस रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस। और स्पेशली यहाँ पर इसको मैं कहूँगा रियल सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस के जो आंसर हैं, जो आउटपुट है वो रियल नंबर होंगे तो वो रियल सीक्वेंस कहलाएगा। और अगर किसी सीक्वेंस की टर्म के जो आंसर निकल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उसे आप कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे। अब चूँकि हमारा जो कोर्स है वो रियल एनालिसिस है तो इसमें हमने जिस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करनी होगी वो रियल होगी, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पर जिस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं वो रियल सीक्वेंस है क्योंकि उसकी रेंज जो है वो r के बराबर है। उसके बाद किसी सीक्वेंस को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये भी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। किसी सीक्वेंस की अगर nth टर्म an है तो उस सीक्वेंस को जर्नली आप डिनोट करते हैं इस तरह, इन करली ब्रेसिस में, इन ब्रैकेट्स में आप उस सीक्वेंस की nth टर्म को लिखते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an। n की मुख्तलिफ वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करते हैं, a1 a2 a3, तो ये टर्म ऑफ सीक्वेंस आ जाएंगी। a1 मीन फर्स्ट टर्म, a2 मीन सेकंड टर्म, a3 मीन थर्ड टर्म, अप टू सन चलता जाएगा। आर कॉल्ड दी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं। ये मैंने पहले लिखा है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस के मतलब आप जानते हैं ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर 2 कंसेक्टिव टर्म के दरमियान डिफरेंस एक जैसा होता है। ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर 2 कंसेक्टिव टर्म के दरमियान डिफरेंस एक जैसा होता है उसे एक अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये मैंने जो एग्जांपल लिखी हैं 4 एग्जांपल, ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस की हैं। मकसद सिर्फ इनका ये है कि आपको थोड़ा सा पहले जो चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दिया जाए। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस d है वो 2 है, ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस d है वो भी 2 है। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो जर्नल टर्म जिस तरह लिखने हैं वो मैंने लिख दिए हैं। फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड a1 प्लस d है, फिर a1 प्लस 2d है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आप सीक्वेंस की एक और टाइप पढ़ते हैं, डेट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। समवेयर कहीं ना कहीं लेक्चर में इनका चूँकि इस्तेमाल आएगा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवाने की कोशिश की है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आप जानते हैं ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछली टर्म का मल्टीपल होती है। ईच नेक्स्ट टर्म इज़ मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस टर्म, या आप ऐसे कह सकते हैं हर 2 कंसेक्टिव टर्म के दरमियान जो कॉमन रेशो होती है वो एक जैसी होती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, पहली टर्म 1 है, दूसरी 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 अप टू 1/32। तो दिस इज़ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ पर जो कॉमन रेशो r है वो आप देख सकते हैं 1/2 है। सेकंड वन इज़ 2
सेकंड सीक्वेंस में सेकंड एग्जांपल में पहली टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 8, 16, 32, 64। यहाँ पर कॉमन रेशो आप देख सकते हैं 2 के बराबर है। फिर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जर्नल टर्म्स मैंने लिख दी हैं, ठीक है। तो ये चंद एक एग्जांपल्स ही सीक्वेंसेस की, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। इनके मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपको मालूम हैं। नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। देखिए जी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को मैं यहाँ पर 3 तरीक़ों से डिस्कस करूँगा। एक वो 2 मेथड तो वही हैं जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। एक यहाँ पर एक जो मेथड है वो भी नया मेथड नहीं है, लेकिन चूँकि वो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अपने बीएस जो पहले आपने 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में पढ़ा है उसमें इस तरह डिटेल से नहीं पढ़ते, तो उसको वो यहाँ पर एक समझ लें न्यू मेथड है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, जो पहला मेथड मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्या है। मैंने लिखा है सीक्वेंस ए एन इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहूँगा अगर उसकी nth टर्म में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले ली जाए लिमिट, और वो सम रियल नंबर l के बराबर आ जाती है। मतलब अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो किसी डेफिनेट नंबर को अप्रोच करे, जब आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें लिमिट, तो ऐसे सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास फ़र्ज़ करेंगे एक सीक्वेंस एक सीक्वेंस की nth टर्म an बराबर है 1/n के। मैं आपको कहता हूँ कि आपने चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या नहीं। तो आपने सिंपल तरीकाकार ये पढ़ा हुआ है कि आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an 1/n। ये आप जानते हैं 1/infinity डेट इज़ 0। तो 0 इज़ अ डेफिनेट रियल नंबर, 0 एक डेफिनेट रियल नंबर है, लिहाजा ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये एक आसान तरीकाकार है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस को और मज़ीद अगर आसान अल्फाज में, जिस स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पर अगर लिमिट भी नहीं पढ़ी, ठीक है, या ऐसा स्टूडेंट जैसे आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम उसने सीक्वेंस पढ़ा हो, तो अगर उसके लेवल पर अगर हम बात करें आके, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम सिंपली इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आ सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ़ ईच ऑफ इट्स टर्म मूव टूवर्ड्स आ डेफिनेट नंबर। किसी सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं अगर उसकी हर टर्म जो है वो किसी एक डेफिनेट नंबर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक डेफिनेट नंबर की तरफ अप्रोच करे, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो ऐसे सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट वाला मेथड है, ये समझ लें कि आपको एक आसान वर्डिंग में बताया है, ठीक है। अब ये वर्डिंग वाले मेथड को भी आप इसको ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। सम टाइम मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हो कि आपसे लिमिट निकालना मुश्किल है आपके लिए, किसी सीक्वेंस की लिमिट नहीं आपसे निकलती, तो ऐसी सूरत में आप ये जो इंट्यूटिव मेथड है यानी सिंपल वर्डिंग वाला मेथड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी कुछ टर्म के आंसर निकालें, और टर्म के आंसर निकालने के बाद आप ये चेक करें कि जो आंसर हैं ये क्या किसी एक ख़ास नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर ये किसी ख़ास नंबर की तरफ अप्रोच करते हैं तो आप समझ लें कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और जिस नंबर की तरफ ये अप्रोच कर रहे हैं डैट इज़ द लिमिट ऑफ डैट सीक्वेंस। अब इसके ऊपर ये मेथड आप अप्लाई करते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर इसकी फ़र्स्ट टर्म का आंसर निकालें, तो आप कहेंगे A1 का आंसर 1 है, सेकंड टर्म A2 का आंसर 1/2 डैट इज़ 0.5, थर्ड टर्म का आंसर A3 1/3 डैट इज़ 0.33, A4 डैट इज़ 1/4 आंसर इज़ 0.25, A5 आंसर 1/5 डैट इज़ 0.20, A6 1/6 आंसर इज़ 0.167। इसी तरह आप बढ़ाते जाएँ। A10 का आंसर 1/10 डैट इज़ 0.1, A100 निकालेंगे, आंसर मज़ीद छोटा हो जाएगा 1/100 डैट इज़ 0.01। तो आप गौर करें कि इन तमाम आंसर्स में जो सबसे बड़ा आंसर है 1 है, बाकी तमाम आंसर हर n के ऊपर जब आप बड़ा इनपुट करते हैं तो आंसर छोटे होते जाते हैं। इवन A100 का आंसर 0.01 इन तमाम से सबसे छोटा है, A1000 निकालेंगे मज़ीद छोटा होता जाएगा। अब ये तमाम नंबर जो हैं, ये जो तमाम आंसर आ रहे हैं, ये किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं आप गौर कर सकते हैं। ये नंबर 0 है,
जिसकी तरफ ये तमाम आंसर अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली जब जब आप n की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे आपका आंसर 0 के करीब करीब होते जाएंगे। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक चूँकि इसकी हर टर्म जो है वो 0 के करीब करीब होती जाती है जब जब आप n की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे। तो दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, रहता है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, और आपने बासानी इस चीज़ को लिमिट की फॉर्म में भी लिख लिया। लिमिट की फॉर्म में भी आपने देखा कि जब आपने लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लिया, अब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आप असल में ये जो लिमिट वाला मेथड है वो इसी डेफिनेशन से ही निकला है। आप जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक n सफिशेंटली लार्ज नंबर ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर ले रहे हैं और उस लार्ज नंबर पर पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या निकलता है। तो जब आप n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेते हैं तो इसका मतलब आपने एक n बहुत सफिशेंट लार्ज लिया और आंसर कितना निकला 0। दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इट्स लिमिट इज 0। तो ये दोनों डेफिनेशंस आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं एक तीसरा तरीकाकार लिखूंगा, दैट इज़ द एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये भी आप पढ़ के आए होंगे पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब चूँकि थोड़ा सा हम अपने लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इस कोर्स में, तो नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस को एप्सिलॉन डेफिनेशन के मुताबिक आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एप्सिलॉन डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, मैंने लिखा है कि a सीक्वेंस an इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर l। एक सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे या ये कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो एक रियल नंबर l को कन्वर्ज करता है इफ़ फॉर गिवन रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए क्या होता है, देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव इंटीजर n। हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर यानी एक नेचुरल नंबर n मिले इस तरह का कि इस सीक्वेंस an और इसकी जो लिमिट l है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहे। अगर सीक्वेंस की हर टर्म और उसकी जो लिमिट l है, अगर उन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो उस एप्सिलॉन, जोन सा भी एप्सिलॉन आपने यहाँ पर चूज़ किया होगा, ठीक है, उससे वो डिफरेंस हमेशा छोटा रहे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। इस चीज़ का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप सिर्फ डेफिनेशन पर ज़रा गौर करें। एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे अगर उस सीक्वेंस की हर रकम का जो डिफरेंस है किसके साथ, उसकी लिमिट l के साथ, हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहता है। और एप्सिलॉन क्यों है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन दिया होगा, आपने एक n फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो गिवन n के लिए नहीं है, गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, आपको एक n तलाश करना होगा अपने इस तरह का n कि an यानी कि हर उस सीक्वेंस की हर टर्म और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा रहे। तो फिर ऐसी सूरत में आप सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है अगर उसकी हर टर्म का आंसर इस ओपन इंटरवल के दरमियान रहे। ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान रहे। अगर उसकी हर टर्म का आंसर l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन, ये जो आपके पास ओपन इंटरवल बनता है, ठीक है, हर टर्म का आंसर इसी से इसके अंदर रहता है, और वो टर्म का, हर टर्म से मुराद हर वो टर्म जो इस नेचुरल नंबर n से बड़ी है, यानी कि an ये वाली टर्म का आंसर भी इससे बिलोंग करता है, an प्लस 1 इस टर्म का आंसर भी इससे बिलोंग करता है, an प्लस 2 इस टर्म का आंसर भी इससे बिलोंग करता है। इससे आगे तमाम जितनी भी टर्म निकलती हैं उन तमाम की तमाम टर्म्स का जो आंसर है अगर भी इस ओपन इंटरवल में लाई करता है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, एग्जांपल से मैं यहाँ पर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अभी आपने देखा कि ये इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट जो है वो 0 के इक्वल है। अब देखें, इसको मैं एप्सिलॉन डेफिनेशन से चेक करता हूँ। अभी मैं इसको प्रॉपरली नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूव भी करेंगे
कि यहाँ पर तो मैंने ये लिमिट के ज़रिए आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करके दिखाई है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट 0 है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेफिनेशन से इस चीज़ को बताऊँगा कि वाकई ही ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा और इसकी लिमिट 0 के इक्वल भी होगी। अभी फ़िलहाल मैं इस चीज़ को समझाने लगा हूँ कि ये n ग्रेटर दैन इक्वल टू n का क्या मतलब है और ये इसका क्या मतलब है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, ठीक है। यानी ये जो आखिरी लाइन है, इफ़ फॉर गिवन रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, इस चीज़ को मैं समझाने लगा हूँ। ज़रा देखिएगा, मैंने लिखा है कि वी चेक फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 0.01। हम अगर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 ले ली जाए तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर n कौन सा है। इसके मतलब आपको कोई डाउट नहीं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, अभी आप देख चुके हैं। अब अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 रख ली है तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा n है जिसके लिए ये वाली बात होल्ड करती है, ये वाली इनक्वालिटी दुरुस्त है। बस इतना चेक करना है मैंने यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ये प्रूफ नहीं कर रहा कि एप्सिलॉन डेफिनेशन से ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, ये मुझे पता है सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनक्वालिटी दुरुस्त है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 रखी जाए तो n कौन सा मिलेगा आपको, ये बताना है। मतलब इस चीज़ के मुतालिक आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये n ग्रेटर दैन इक्वल टू n का क्या मतलब है। देखें यहाँ पर मैं इसको कंसीडर करता हूँ हेयर an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। an की वैल्यू 1/n है, l यहाँ पर लिमिट 0 है, एप्सिलॉन यहाँ पर 0.01 रख लिया है। इसको हमने सॉल्व करना है और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यह आ जाएगा 1/n में से 0 माइनस कर दिया, 1/n रह गया। 1/n का एब्सोल्यूट लेस देन 0.01। n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है। 1 को n पर डिवाइड करेंगे तब भी एक पॉजिटिव आंसर आएगा, उसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा हुआ है तब भी पॉजिटिव है। इसको मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट के बगैर 1/n लेस देन 0.01। यहाँ से n को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, यह आ जाएगा 1/0.01 लेस देन n, और 1/0.01 का मतलब है 100 लेस देन n। तो दिस इम्प्लाइज आपका n जो है वो 100 से बड़ा आ गया। अब इसका मतलब 100 से बड़ा आ गया तो n आपका 101 है। 100 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 101। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा इस चीज़ को गौर से देखिएगा। इस चीज़ का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है n ग्रेटर देन इक्वल टू n, इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा आफ्टर सम स्टेजेस, आफ्टर सम स्टेजेस। अब इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, या ऐसा समझ रहे हैं कि इस सीक्वेंस की हर टर्म का डिफरेंस 0 के साथ, इसकी हर टर्म का डिफरेंस 0 के साथ जो है वो 0.01 से कम होगा अगर आप n जो है वो 101 या 101 से बड़ा ले लें। यानी 100 से पहले जितनी भी टर्म आप उठाएंगे उन टर्म्स के लिए ये वाली इनक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। देखें, अगर n की वैल्यू मिसाल के तौर पर 10 रख ली जाए, आप चेक करके देखें, इसे मैं अगर 1 कह देता हूँ तो क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? आप n की जगह 10 यहाँ पर पुट करें, या देगा 1/10 माइनस 0 लेस देन 0.01। 1/10 में से 0 माइनस कर दिया, 1/10 रह गया। 1 को 10 पर डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.1। 0.1 का एब्सोल्यूट लेस देन 0.01। क्या 0.1 का एब्सोल्यूट 0.01 से छोटा होता है? क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात गलत है। ये बात क्यों गलत है? आपने जो n चूज़ किया है वो 10 वो यहाँ पर होल्ड नहीं करता, ठीक है। एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। अब दोबारा देखें, अगर आपको एक एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिले, एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मतलब एक रियल नंबर आपको मिलता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि उस सीक्वेंस की और उसकी लिमिट की के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमेशा उस एप्सिलॉन से छोटा रहना चाहिए। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि हर n के लिए रहेगा। आपको कुछ टर्म्स गुजरने के बाद, कुछ टर्म गुजरने के बाद ये जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हुआ रहेगा हमेशा। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर n की वैल्यू 10 रखें तो ये बात दुरुस्त नहीं आती। इसका मतलब इस n के लिए ये बात होल्ड नहीं करती। अब अगर इस n के लिए बात होल्ड नहीं करती तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं किया, ठीक है। ये बात तब होल्ड करेगी जब आप n 100 से बड़ा लेंगे, और जब आप n 100 से बड़ा लेंगे, ठीक है, तो ये बात हमेशा होल्ड करना शुरू कर देगी, ठीक है।
इस सीक्वेंस को कन्वर्जन कहूँगा इस एप्सिलॉन के लिए अगर n 101 लिया जाए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर n की वैल्यू 101 पुट करते हैं, इधर 1, ये इनक्वालिटी नंबर 1 में n की वैल्यू 101 पुट करें, n की वैल्यू 101 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/101 माइनस 0 लेस देन 0.01, ये आ जाएगा 1/101 लेस देन 0.01। आप जानते हैं कि 1 को 100 पर डिवाइड करें तो 0.01 आता है, ये 1 को 101 पर डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 1/101 का आंसर 0.01 से छोटा होगा। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, ये बात ट्रू है। तो अब सिर्फ n की वैल्यू 101 नहीं, 101 से जितने बड़े नंबर हैं तमाम के तमाम के लिए बात क्या होगी, दुरुस्त होगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया इस डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। कब? अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 रखी जाए तो उस सूरत में n क्या होगा, 101 होगा। क्या एप्सिलॉन की वैल्यू को अगर बदल दिया जाए, मिसाल के तौर पर एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0.05 रखी जाए तो क्या तब भी n यही रहेगा? नहीं, अब n कुछ और हो जाएगा। आप चेक करके देख लें, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 यहाँ रखी जाए तो अब देख सकते हैं कि अब n कितना निकलेगा। यहाँ पर आप 1/n माइनस 0 लेस देन 0.05 को सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 1/n लेस देन 0.05, 1/0.05 लेस देन n, ये बन जाएगा आपके पास 20 लेस देन n, n ग्रेटर देन 20, यानी कि आपका n जो है 20 या 20 से बड़ा नेचुरल नंबर होना चाहिए। n ग्रेटर देन इक्वल टू 20 यानी या ये है 21 या 21 से बड़ा है। तो इस मरतबा एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0.05 रख ली जाए तो आपका n जो है वो 20 से बड़े नेचुरल नंबर के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए, ठीक है, लेकिन इसको समझेंगे तो आसानी होगी। ये चीज़ें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको सिर्फ इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो बात है an माइनस l का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा कुछ टर्म गुजरने के बाद ये बात दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। अब मज़ीद इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मज़ीद एग्जांपल ली। अगर आप इस एग्जांपल को देखते हैं आपको मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको ज़रा देखें आप। मैंने सीक्वेंस लिखा an इक्वल टू n/n+1। पहली चीज़ है आपने सीक्वेंस की लिमिट मालूम करनी है, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है या नहीं, क्या इसकी लिमिट जो है फाइनाइट है, उसको देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1। आप n से डिवाइड कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को। आसान सी लिमिट निकालने का तरीकाकार है, आप जानते हैं। ये आ जाएगा 1/1+n। नोमिनेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया, ये चीज़ बन गई। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 + 1/∞ डैट इज़ 1/1+0 विच इज़ इक्वल टू 1। इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर गई विच इज़ इक्वल टू 1, लिहाजा ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया और कन्वर्जेस टू 1। ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर गया, ठीक है। अब अगली चीज़ 1 को कन्वर्ज तो कर गया, इसकी लिमिट का आंसर 1 के इक्वल तो आ गया। अब अगली वही चीज़ है कि क्या इसकी हर वैल्यू का जो डिफरेंस है, अब इससे हम चेक करने लगे हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैंने कहा कि आपने एक नेचुरल नंबर n मालूम करना है। देखें ये चीज़ मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गई, चीज़ ख़त्म हो गई है। ये कन्वर्ज कर गया, लिमिट भी निकल आई, बात ख़त्म हो गई। ये जो इनक्वालिटी है मैं इसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या ये इनक्वालिटी हर n के लिए दुरुस्त होती है, क्या ये डिफरेंट एप्सिलॉन के लिए n डिफरेंट नहीं होता इसमें, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने एक नेचुरल नंबर n मालूम करना है कि इस मरतबा an-1 कौन है जो इसकी लिमिट निकली है, उसका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो। अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 रखें तो फिर n क्या निकलेगा, और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 रखी जाए तो फिर n क्या निकलेगा। लें जी, कंसीडर an-1 लेस देन एप्सिलॉन। an किसके बराबर है, an आपके पास ये है n/n
n+1 -1 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की पहली वैल्यू अगर 0.01 रख ली जाए, आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा n - n - 1 ओवर n+1 लेस देन 0.01। दिस इम्प्लाइज ऊपर बन जाएगा -1 ओवर n+1 लेस देन 0.01। ये एब्सोलूट है, एब्सोलूट का काम ये है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। तो ये आ जाएगा 1 ओवर n+1 लेस देन 0.01। इस वैल्यू को आप इधर ले आएँ, 0.01 को नीचे ले जाएँ। 1 ओवर 0.01 लेस देन n+1, दिस इज़ 100 लेस देन n+1, और ये आ जाएगा 99 लेस देन n और n ग्रेटर देन 99। मीन टू से कि अगर आपका n जो है वो 100 या ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा तो ये बात दुरुस्त होगी। कौन सी बात दुरुस्त होगी? कि इसकी हर टर्म का डिफरेंस 1 के साथ जो है वो हमेशा 0.01 से छोटा रहेगा। अगर आप n 100 या 100 से बड़ा लेंगे तो इसकी हर टर्म का आंसर जो 1 के साथ डिफरेंस रखेगा वो 0.01 से छोटा होगा। लेकिन अगर आप n 100 से छोटा रखेंगे फिर ये बात दुरुस्त नहीं होगी। इस चीज़ को आप चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर चंद एक वैल्यू से आपको चेक करवाता हूँ। चलें जी, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 100 रखते हैं और आप ये चीज़ निकालने की कोशिश करें ज़रा, n ओवर n+1 -1, n ओवर n+1 -1, n की वैल्यू 100 पुट कर दें, याद आएगा 100 ओवर 101 -1, 100 ओवर 101 एलसीएम ले लेंगे, याद आएगा -1 ओवर 101। अब उसके ऊपर आप इसका एब्सोल्यूट ले लें, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट जब आप लेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 101, और 1 ओवर 101 आप चेक कर सकते हैं हमेशा 0.01 से ऑलवेज लेस देन होगा। अगर आप n की वैल्यू 101 रखेंगे तो फिर आप मज़ीद चेक कर सकते हैं, 1 ओवर 101 लगाएंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 ओवर 102। 1 ओवर 102 इज़ ऑलवेज लेस देन 0.01। तो अब आप n की वैल्यू जब भी आप 100 या 100 से ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा 0.01 से छोटा रहेगा, ठीक है। लिहाजा अगर ऐसा हो कि आफ्टर सम स्टेजेस, कुछ स्टेजेस गुजरने के बाद ये बात दुरुस्त होना शुरू हो जाए किसी एप्सिलॉन के लिए, तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर गया और 1 को कन्वर्ज कर गया। अच्छा, अब आप कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें n की वैल्यू यहाँ पर 10 रख ली जाए तो n की वैल्यू 10 के लिए बात दुरुस्त होगी, n की वैल्यू 10 के लिए बात दुरुस्त नहीं होगी। जब आप 10 रखेंगे, याद आएगा 10 ओवर 11, यानी यहाँ पर रख लें, इसको सॉल्व किया, ये रखें, n की वैल्यू 10 रखें, याद आएगा -1 ओवर 11, -1 ओवर 11 का एब्सोल्यूट 1 ओवर 11 बन जाएगा। ये क्या 0.01 से छोटा होता है? ये 0.01 से छोटा नहीं है। अब ये 0.01 से छोटा नहीं है किस n के लिए? इस n के लिए। तो अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं ये कह दूं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा। नहीं, ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कह सकते। आपने यही तो देखना है कि क्या ऐसा है कि कुछ नंबर छोड़ने से, कुछ n गुजरने के बाद क्या ऐसा होता है कि ये बात हमेशा दुरुस्त होना शुरू हो जाती है। अगर तो वाकई ऐसा है तो फिर हम कहेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, और अगर आपको कोई भी n ऐसा नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। वो अभी मैं आपको आगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस का भी बताता हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 रख के सॉल्व करें तो फिर आप मज़ीद दोबारा एक n यहाँ पर तलाश कर लेते हैं। लास्ट यहाँ पर चीज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखें। ले बेटा, नेक्स्ट लास्ट थिंग, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, एक आसान सी डेफिनेशन है इसकी, ऐसा सीक्वेंस जो कन्वर्ज नहीं करता उसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। प्रॉपर्ली किस तरह डिफाइन करेंगे? an इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस an को आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे अगर ये जो लिमिट है उसकी ये एग्जिस्ट नहीं करती। आसान सी डेफिनेशन है। अगर उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ से हम, तो आप कहेंगे कि वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये 2 एग्जांपल्स ली हैं। अब लिमिट का एग्जिस्ट ना करना वो 2 तरह से है कि एक तो आपने उसमें लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट किया और आंसर फाइनाइट नंबर नहीं आया, आंसर इन्फिनिटी आ गया। या लिमिट एग्जिस्ट ना करने का कॉन्सेप्ट ये भी होता है जब फंक्शन आपका पीस वाइज जैसे होता है कि एक सीक्वेंस की एक से ज़्यादा लिमिट निकल आती हैं, यूनिक लिमिट नहीं आती। तो ऐसी सूरत में भी हम कहते हैं कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो ऊपर वाली एग्जांपल में अगर मैं सीक्वेंस an इज इक्वल टू n² लेट कर लूँ तो आप यहाँ पर अगर इसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो फाइनल आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। तो डैट इज़ नॉट अ फाइनाइट रियल नंबर। तो ये सीक्वेंस क्या है? एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है।
अगर इसी तरह अगर सीक्वेंस an लेट कर लिया जाए -1 की पावर n, तो आप जानते हैं यहाँ पर जब आप अपना n पुट करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब आप यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर रखेंगे आंसर -1 आएगा, जब आप n इवन पुट करेंगे आंसर आंसर +1 आएगा। तो इसके तमाम आंसर जो हैं वो +-1 या 1 या -1 या 1 या -1, ठीक है। तो दो लिमिट निकलेंगी इसकी, एक 1 और +-1। तो लिमिट चूँकि यहाँ पर यूनिक नहीं है तो ये भी हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है, हालांकि है तो ये डेफिनेट नंबर, आंसर डेफिनेट नंबर हैं, लेकिन वो डेफिनेट नंबर चूँकि यूनिक नहीं है, दो आंसर आ रहे हैं, लिहाजा ये इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये भी एक क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करने का एक अल्टरनेटिव मेथड ये भी है। अल्टरनेटिवली बेटा इस आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस को कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। वो एक आसान सी चीज़ है, वो आपको समझ आ गई, आई होप इसको भी समझ लें, क्योंकि जब हम थ्योरम करेंगे तो उनमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक सीक्वेंस an को आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, जाहिर सी बात है, डाइवर्जेंट है उसकी लिमिट तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही चीज़ आपने याद रखनी है कि एक तो यहाँ पर ये लिमिट l जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको ख़त्म कर दें। बाकी क्या रह गया, an। कन्वर्जेंट में an जो है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, क्या होगा, एप्सिलॉन से लेस देन होगा। इस मरतबा मैंने क्या कहा, एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा अगर फॉर रियल नंबर, अगर आपको एक रियल नंबर g, इफ़ फॉर रियल नंबर g, और g जितना मर्जी आप लार्ज ले लें, ये आप पर डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी बड़े से बड़ा रियल नंबर g रख लें, सच डैड के इस मरतबा इसकी सीक्वेंस की हर रकम का जो जवाब है ना, वो जोन सा भी जी आप तलाश करेंगे उससे बड़ा ही होगा। वहाँ पर क्या था कि उस सीक्वेंस की हर टर्म का डिफरेंस उसकी लिमिट से हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहता है। आप उसको बाउंड कर दिया आपने, एप्सिलॉन से हमेशा छोटा रहता है। एप्सिलॉन क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन इस मरतबा क्या होगा, इसकी हर टर्म का आंसर आप चाहे जितना मर्जी बड़ा जी तलाश कर लें, an हमेशा जी से बड़ा होगा फॉर ऑल n बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने देखा, ये डाइवर्ज करता है, an = n²। एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं ये सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं करता, कन्वर्ज करता है। मैंने कहा अच्छा आप प्रूफ करें ये कैसे कन्वर्ज करता है। वो कहता है जी मैंने एक जी तलाश किया है 1000, मैंने एक जी 1000 तलाश किया है और आपका दावा ये है कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। तो आप ऐसा शो करके दिखाएं कि इस सीक्वेंस की हर टर्म का जो आंसर है वो इस जी से बड़ा है। ये वो स्टूडेंट कह रहा है। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर कहता है कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं करता, कन्वर्ज करता है। मैंने कहा जी आप कैसे कह सकते हैं। वो कहता है मैंने एक बहुत बड़ा रियल नंबर जी तलाश किया। कौन सा रियल नंबर जी तलाश किया उसने, 1000 तलाश कर लिया। अब वो ये कहता है कि आप ये प्रूफ करके दिखाएं कि मेरे इस जी से बड़ा आंसर आप तलाश कर लेते हैं किसी n के लिए, ठीक है। देखें उसने जी 1000 रखा है। अब मेरा टारगेट ये है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म का आंसर इस जी से मैंने बड़ा दिखाना है, यानी कि n² को 1000 से बड़ा दिखाना है। मैंने n की वैल्यू मिसाल के तौर पर 5 रखी, 5 का स्क्वायर 25, 1000 से बड़ा नहीं आया। वो कह जी देखें मैंने 1000 तलाश किया था, आप एक n तलाश नहीं कर सके। वाकई तलाश नहीं कर सका मैं। फिर मैंने n को बढ़ाया, n की वैल्यू 20 रख दी। अभी भी 20 का स्क्वायर आएगा 400, अभी भी वो 1000 से बड़ा नहीं है। वो कहता देखा मैंने कितना बड़ा नंबर तलाश किया कि आपके किसी सीक्वेंस की टर्म का आंसर मेरे नंबर ढूंढे हुए नंबर से बड़ा नहीं आ रहा। तो अभी तक वो ठीक कह रहा है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीक्वेंस शायद कन्वर्ज नहीं करने वाला, डाइवर्ज नहीं करने वाला। मैंने n को मज़ीद बढ़ाया, n की वैल्यू 25 पर ले गया, आंसर बना 625 ग्रेटर दैन 1000। मैंने देखा ये बात अभी भी दुरुस्त नहीं है। अभी वो कह रहा है देखा मैंने कितना बड़ा लार्ज नंबर जी तलाश किया है कि आप इस सीक्वेंस की किसी भी टर्म का आंसर मुझे मेरे ढूंढे हुए नंबर से बड़ा नहीं दिखा सकते। मैंने n को फाइनली 32 पर ले आया, 32 का स्क्वायर किया, आंसर बना 1024। मैंने कहा लो बेटा मेरे पास ये नंबर 32 निकला है जिसका स्क्वायर तुम्हारे ढूंढे हुए जी से बड़ा है। तो मैंने ये तलाश कर लिया जी, मैंने एक नंबर तलाश कर लिया जो कि तुम्हारे जी से बड़ा है। और वो नंबर कब कहाँ पर जाके किस स्टेज के ऊपर जाके मुझे मिला, n ग्रेटर देन इक्वल टू 32 पर। n ग्रेटर देन इक्वल टू 32 के ऊपर जाकर मुझे नंबर मिला जिसने इसकी बात को गलत साबित कर दिया, इसके जी को गलत साबित कर दिया। तो मैंने कहा लो ये जो नंबर है n इक्वल टू 32 के लिए तुम्हारा जी जो है वो ख़त्म हो गया, लिहाजा ये सीक्वेंस क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया।
वो फिर मुझे कहता है अच्छा आप ऐसा करें, जी की वैल्यू 1000 ना रखें, जी की वैल्यू 10 की पावर 10 रख लें। गुस्सा कर गया, बहुत बड़ा लार्ज नंबर तलाश किया उसने अपनी तरफ से, नो प्रॉब्लम। अब मैंने ये दिखाना है कि n का स्केयर जो है वो 10 की पावर 10 से बड़ा होना चाहिए। कौन सा n यहाँ पर काम करेगा? इनफाइनाइटली मैनी n आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा आप ऐसा करें, n की वैल्यू 10 की पावर 6 सपोज रख लेते हैं। n जो है, n क्या है? नेचुरल नंबर है। मैंने 10 की पावर 6 रखा। जब भी यहाँ पर पुट करूँगा तो आप देखें 10 की पावर 6 का स्केयर जो कि आपके पास बनेगा 10 की पावर 12 विच इज़ ग्रेटर दैन 10 की पावर 10। तो मैंने फिर एक n तलाश करके दे दिया उसे जो कि इसके बहुत बड़े जी से क्या है? बड़ा है। ठीक है, यानी ये वाली बात को दुरुस्त साबित कर रहा है। तो दिस इज़ एन अल्टरनेटिव अप्रोच, अल्टरनेटिव कंसेप्ट फॉर डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। वैसे तो आसान सी चीज़ है, आपके सामने है, लिमिट आप एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लें, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, सीक्वेंस डाइवर्ज कर गया। लेकिन ये भी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप एक सीक्वेंस को डाइवर्जेंट का सीक्वेंस कहेंगे अगर आप कोई भी रियल नंबर जी उठा लें, जी चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, ठीक है, लेकिन उस जी के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर n मिलेगा कि उस सीक्वेंस की हर रकम का जवाब जी से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा जी 1000 रखा, शुरू में मुझे ऐसा n नहीं मिला, लेकिन जब भी मैंने n 32 या 32 से बढ़ा लिया तो उस मेरा n का स्केयर हमेशा 1000 से, यानी उसके बच्चे के ढूंढे हुए जी से बड़ा होना शुरू हो गया। फिर मैंने उसने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा जी तलाश किया 10 रेज़ टू पावर 10। मैंने कहा अच्छा मैं n 10 की पावर 6 रख लेता हूँ। तो जब भी n 10 की पावर 6 रखा यहाँ पर, ठीक है, तो आपने देखा कि 10 की पावर 12 बन गया, और 10 की पावर 12 जो है वो 10 की पावर 10 से हमेशा इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आज के लेक्चर में। हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के मतलब पढ़ा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के मतलब पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी सीक्वेंस को अगर आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ करना हो बाय डेफिनेशन तो वो कैसे करेंगे। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इसमें मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियोस बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।